Assalamu alaikum. I am Dr. Aisha Farhad and I am working in Ministry of Health, Saudi Arabia. आजकल जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशंस शेयर कर रही हूँ वो है इनफर्टिलिटी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पर्म मॉर्फोलॉजी, जिसका मतलब होता है कि स्पर्म की शेप और साइज़ जो है, अगर इसमें किसी किस्म की अबनॉर्मेलिटी आ जाए तो वो किस तरह से मेल फर्टिलिटी को अफेक्ट करती है। अकॉर्डिंग टू WHO क्राइटेरिया फॉर द हेल्दी सीमन, इसमें मेंशन किया गया है कि तकरीबन मोर देन 4% जो स्पर्म्स हैं वो नॉर्मल होने चाहिए इन शेप एंड साइज। नॉर्मल रेंज जो है वो बिटवीन 4 to 14 जो है वो वेरी करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसका पता कैसे चलता है कि जी स्पर्म जो है वो अब नॉर्मल हैं। जब सीमन एनालिसिस करवाया जाता है तो उसमें बाकायदा अंडर द माइक्रोस्कोप इसमें स्पर्म की शेप देखी जाती है, क्योंकि स्पर्म की शेप आप इस पिक्चर में देखिए कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, मिड पीस एंड टेल। अगर इसमें से किसी भी पार्ट में कोई अबनॉर्मेलिटी आ जाए तो वो स्पर्म मॉर्फोलॉजी को अफेक्ट करता है। अब जो हेड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन होती हैं और अबनॉर्मेलिटी काज करती हैं। हेड जो है वो मोस्टली स्मूथ, ओवल इन शेप, वेरी रेगुलर जो है इसको होना चाहिए, और अगर इसमें किसी किस्म की कोई अबनॉर्मेलिटी होगी तो एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं होगा, जिसके नतीजे में इनफर्टिलिटी होगी। सेकेंड नंबर पे आ जाता है मिड पीस। इसका साइज़ तकरीबन हेड के साइज़ के बराबर होता है, लेकिन ये शेप में डिफरेंट होता है और थिन होता है एज़ कम्पेयर टू हेड। एंड लास्ट ऑफ ऑल जो टेल होती है ये तकरीबन जो है हेड एंड मिड पीस से 10 टाइम्स जो है 10 गुना ज़्यादा लंबी होती है, और अक्सर इसमें भी डिफरेंट काइंड ऑफ अबनॉर्मेलिटीज़ देखने में आती हैं। जैसे ये देखें कि इसके जो टेल है वो बिल्कुल उसके 2 एंड्स हैं। इस टाइप की अबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं आप इन डिफरेंट पिक्चर्स में देख सकते हैं। किसी में कोई हेड की अबनॉर्मेलिटी होगी, किसी में मिड पीस थोड़ा सा इरेगुलर अबनॉर्मल इन शेप है, और किसी में जो टेल है वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर है। अगर सीमन एनालिसिस में ये ऑब्ज़र्व किया जाए कि इसमें अब नॉर्मल मॉर्फोलॉजी है एंड नॉर्मल स्पर्म्स जो हैं वो लेस दैन 4% हैं, तो अक्सर ये अबनॉर्मेलिटी अकेले नहीं नज़र आती। हमेशा ज़्यादातर केसेस में ये कोरिलेट कर रही होती है कि सेम पेशेंट में या तो नंबर ऑफ़ स्पर्म्स भी कम होते हैं और बाज़ औक़ात उसके साथ साथ स्पर्म मोटिलिटी भी कम होती है। बाज़ औक़ात स्पर्म मॉर्फोलॉजी हमें ये आइडिया देती है कि टेस्टिस लेवल पे चूँकि स्पर्म जो हैं उनकी ग्रोथ होती है विद द हेल्प ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और उसके बाद ये स्पर्म्स जो हैं वो मैच्योर होते हैं विद द हेल्प ऑफ LH हार्मोन। तो क्या होता है कि अगर स्पर्म अबनॉर्मल हैं तो बाज़ औक़ात ये हमें ये आइडिया भी दे रहे होते हैं कि टेस्टिस लेवल पे कुछ इस तरह की अबनॉर्मेलिटी हो सकती है जो कि इनकी मॉर्फोलॉजी को अफेक्ट कर रही है, तो फिर फर्दर उसको एवेलुएट करने की ज़रूरत होती है। अगर स्पर्म की शेप एंड साइज़ जो है वो नॉर्मल ना हो तो उसके क्या अफेक्ट होते हैं। नंबर 1 तो ये है कि इनफर्टिलिटी हो जाती है, कि मतलब पेशेंट इस कंप्लेन के साथ आते हैं कि जी बच्चा नहीं हो रहा, और फिर सीमन एनालिसिस से हमें ये फाइंडिंग्स मिलती हैं। उसके बाद क्या होता है सेकंड नंबर पे कि बाज़ औक़ात अगर 4% या लिटिल बिट लेस दैन 4% भी स्पर्म नॉर्मल हैं तो क्या होता है कि प्रेगनेंसी के चांसेस तो हैं लेकिन बहुत लो होते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसे कपल्स जो हैं वो लॉन्ग टाइम लेते हैं प्रेगनेंसी में। और ये भी देखा गया है कि अगर प्रेगनेंसी हो जाती है विद अबनॉर्मल स्पर्म तो उसका नतीजा भी ये निकलता है कि अबॉर्शन हो जाता है। अब जब एक दफ़ा सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट से पता चल जाता है कि स्पर्म मॉर्फोलॉजी जो है वो लेस दैन 4% है, तो ऑटोमेटिकली एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि क्या इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। एक बात तो आप याद रखें कि जो स्पर्म्स हैं जितने आप यंग हैं और हेल्दी हैं उतने ही आपके स्पर्म के हेल्दी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, एंड जैसे जैसे एज आपकी ज़्यादा होती जाती है
चूँकि मल्टीपल फैक्टर्स जो हैं वो हमारी जनरल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, जिसमें ये है कि ओवरवेट हो जाना प्लस एक्सरसाइज वगैरह का ना कर, और उसके बाद वक्त के साथ साथ क्रोनिक इलनेस, कुछ ऐसी बीमारियां इंसान को लग जाती हैं, डायबिटीज़, रीनल डिजीज़, तो ख़ास तौर पे मर्दों में चूँकि स्पर्म का इशू है तो उसको अफेक्ट करना शुरू कर देती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्पर्म क्वालिटी को लो कर देती हैं, चाहे वो काउंट हो, मोटेलिटी हो या मॉर्फोलॉजी। तो जितना आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना मेंटेन रखेंगे, उसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपने वेट को कंट्रोल करें, स्मोकिंग और अल्कोहल की इनटेक जो है उससे बचें, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें। जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है ऐसी जगह पे ज़्यादा देर मत रुकें, अच्छी और बैलेंस डाइट लें, प्लस कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हैं जिसमें फोलिक एसिड, विटामिन ई, विटामिन डी एंड सम गुड मिनरल्स वगैरह, ख़ास तौर पे जिंक वगैरह जो हैं, ये सब एक अच्छे हेल्दी स्पर्म में बहुत हेल्पफुल होती हैं। अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ कुछ ऐसी एडवांस टेक्निक्स हैं जिसमें IUI, IVF और ICSI वगैरह हैं। ये सब टेक्निक्स जो हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड, जैसे कि लो स्पर्म काउंट है या लो मोटिलिटी है या कुछ अबनॉर्मल स्पर्म की शेप है, तो ये अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड जो है डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं और उसके नतीजे में एक हेल्दी आउटकम जो है प्रेगनेंसी की शक्ल में मिल सकता है। अगर आप मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं तो आप मेरी वीडियो देखिए सीमन एनालिसिस में, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल के साथ स्पर्म मॉर्फोलॉजी को एक्सप्लेन किया है। होपफुली इट विल बी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आएगी और आप ज़रूर इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। और मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक खुदा हाफिज़।